First of all, a very, very happy, healthy and prosperous new year to you all. आप और आपकी फैमिली के लिए हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। और ट्रेडशिप रिसर्च टीम जो हर बार की तरह एक बेहतरीन मार्केट आउटलुक लेके आती है, तो मार्केट आउटलुक 2025 यानी कि 2025 के लिए मार्केट आउटलुक, और काफी मेहनत के बाद ये आउटलुक बनता है। हालांकि साल के शुरुआत में कोई भी चीज का आउटलुक देते हैं तो हो सकता है कि साल के दौरान कोई बड़े चेंजेस आ जाए, कोई मेजर पॉलिसी चेंजेस आए तो आउटलुक चेंज भी होता है। बट टू द बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स एंड नॉलेज हम लोगों ने ये एक आउटलुक लाए हैं, और कुछ स्टॉक्स भी इनफैक्ट लास्ट में दूंगा, तो इसलिए आपको लास्ट तक रहना पड़ेगा। न्यू ईयर पिक्स के तौर पे भी ट्रेडशिप रिसर्च टीम ने 4 पिक्स निकाली है। और अब मैं एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, ये साल बहुत ही एक्साइटिंग था, और वैसे तो देखिए पैसा बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने जरूर से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे। इंट्राडे वॉलेटिलिटी भी बहुत थी और रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी भी बहुत थी मार्केट्स में, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत पैसा ट्रेडर्स ने खोया है और ऑप्शन राइटर्स ने भी पैसा खोया। बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा कि जो भी कैश मार्केट में अपने कन्विक्शन के साथ और सिस्टम के साथ जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने पैसा बनाया। मार्केट भले ही 8-9% चला हो, अगर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक देखे, और आज मैं 1 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज तो स्मॉल कैप ने गजब का ही माहौल दिखाया और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हर इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, एंड इट इज आउट परफॉर्मिंग ऑल दी अदर इंडाइसेस, यानी कि एनएससी मैं स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूं। अब एक बार मैं आता हूं कि क्या रहा पिछले साल में, तो आप देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्मर रहे हैं, और ऐसा हमारा मानना है कि ये साल भी स्मॉल कैप मिड कैप के नाम हो सकता है, क्योंकि कुछ तो कैटेगराइजेशन को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप बोलते हैं, नेक्स्ट 150 को मिड कैप बोलते हैं, फिर नेक्स्ट सारी कंपनियों को स्मॉल कैप बोलते हैं। तो स्मॉल कैप में भी अभी हम लोगों ने, हालांकि अभी एमफी की जो रिक्लासिफिकेशन वो आज या कल तक आएगी, बट हमने हमारी इंटरनली जो हमारी रिसर्च टीम है वो काम करती रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि 30 से 35 हजार करोड़ की कंपनी तक अब स्मॉल कैप में आ गई है। जो पिछली बार जून में जब रिक्लासिफिकेशन आया था, जून 30 तारीख बाद 6 महीने में आता है, तब 27 हजार करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप में थी। तो ऐसा कुछ चेंजेस। और इंडिया का देखिए स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है, इंडिया की मार्केट कैप बढ़ रही है, इंडिया की जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनका मार्केट कैप बढ़ने का मतलब है कि बहुत बड़ा यूनिवर्स होने वाला है, और इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत बड़ा यूनिवर्स है। और पीएमएस में हमारा जो डायनेमिक जेम्स प्रोडक्ट है, स्ट्रैटेजी है, उसमें हम लोग इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमें काफी सारे अच्छे आइडियाज मिलते हैं, जहां पे लिक्विडिटी भी हो और जहां पे डेप्थ भी हो, और हम लोग एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, फंड्स भी एक स्टॉक में काफी लगता है। बट येट हमें ऐसा लगता है कि वी हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ आइडियाज, बल्कि मैं तो बोलता हूं कि पैसे ही कम पड़ते हैं और आइडियाज की बहुत ज्यादा आइडियाज मिलते हैं। बट एनीवेज, तो 23 से 28% स्मॉल कैप मिड कैप रहा। मार्केट्स निफ्टी मतलब लार्ज कैप ज्यादा परफॉर्म नहीं किए, वो 8-9% के लगभग रहा है, और आगे भी हमें लगता है कि ऐसा ही कुछ स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये जो सेक्टर है, ये जो सेगमेंट है, ये बहुत बढ़िया करेगा। और अब धीरे धीरे कुछ देखिए करेक्शंस आए हैं वर्ल्ड ओवर। एक तो वर्ल्ड में मेजर 3 कंट्रीज में इलेक्शंस थे, इंडिया भी इलेक्शन देखा, यूएस ने भी देखा। फिर अब स्टार्ट होते ही हमें 2-3 बड़े इवेंट्स का सामना करना है, जैसे कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का ओथ टेकिंग, विच इज अ वेरी वेरी बिग इवेंट, और उसके बाद से क्या पॉलिसीज आती है। हो सकता है कि इंडिया के लिए फेवरेबल हो सकता है पार्शियली फेवरेबल हो सकता है फेवरेबल नहीं हो, कुछ सेक्टर्स के लिए नहीं हो, कुछ के लिए हो। बट ओवरऑल लास्ट टाइम भी उनके रेजिम में मार्केट्स ने अच्छा किया। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो वैसे कैपिटल मार्केट्स के लिए हमेशा फेवरेबल रहे हैं, और स्टॉक मार्केट्स के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए। और ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए भी हम यही बोलेंगे कि हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हमें ऐसा लगता है कि इस साल में भी पैसा बनना चाहिए, बट इस बार थोड़ा पैसा रिसर्च ओरिएंटेड, सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से बनेगा। और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक चल रहा है क्योंकि मार्केट चलता है तो ब्रॉड बेस हर जगह रैली आती है, बट ऐसा नहीं है। पिछले कुछ 2-3 महीने में जब बहुत ज्यादा करेक्शन आया तो हमने देखा कैसे मार्केट्स में जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हो वो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म किए। एक मैं हमेशा हो बोलता हूँ, हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर गजब का परफॉर्म किया है, होटल्स गजब का परफॉर्म किया। इवन आप देखिए इंडियन होटल्स वहां का लीडर है, उसने आउट परफॉर्म किया और अभी भी कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करने का वो रखता है दमखम।
तो डायनेमिक जेम्स के हम लोग रिटर्न्स की बात करते हैं। आई जस्ट टेक द लिबर्टी इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग नवंबर, इस वीडियो को मैंने वैसे अपलोड भी किया है, नवंबर महीने में 6 मंथ ट्रेलिंग बेसिस पे हम लोग नंबर 1 थे इंडिया के अंदर, और उस टाइम पे हमारा एनुअलाइज्ड XIRR 42.6% आया। हालांकि हमने, अगर आप वैसे देखें तो एब्सोल्यूट रिटर्न, जो कि 9 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न हम लोग मार्च में जस्ट पायलट के हिसाब से स्टार्ट किया, अप्रैल से हम लोग एग्रेसिवली आए और 30.49% हमारा सिंस इंसेप्शन आ रहा है एज कंपेयर टू ऑल कैप इंडेक्स, जो BSE का ऑल कैप इंडेक्स है, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सी कैप और मल्टी एसेट भी है, तो मल्टी एसेट का तो रिटर्न बहुत ही कम आता है। बट हम लोग अपने आप को हम लोग कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क जो है ऑल कैप इंडेक्स जो कि 11.83% दिया है, और NSE स्मॉल कैप 19.74 दिया है ओवर द सेम पीरियड। इनफैक्ट ये जो पीरियड को सेम रखना पड़ेगा। और कुछ हमारे जो सेक्टर्स थे उन्होंने आउट परफॉर्म किया, और ऐसा लगता है कि ये सेक्टर्स इस साल भी अच्छा करेंगे। कैपिटल गुड्स, वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि कैप गुड्स अच्छा करेंगे। इंफ्रा और हेल्थ केयर, यहाँ पे इंफ्रा पे और कंस्ट्रक्शन, ये सेक्टर पे हम काफी बुलिश है, और इस बार भी लगता है कि रोड्स इंफ्रा, या सरकार जो इंफ्रा के ऊपर इतना बड़ा बजट एलोकेट की है, उसकी स्पेंडिंग अभी भी नेक्स्ट 3 मंथ्स में और होना बाकी है। और फिर उसके बाद देखते हैं नए बजट जो 1 फरवरी को आ रहा है, जो कि एक बड़ा इवेंट जो मैंने बोला अभी, डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग और फिर बजट और फिर ईयर एंड, तो उस समय भी काफी चेंजेस रहते हैं। बट हम देखेंगे उस टाइम पे क्या आता है बजट एलोकेशंस में। बट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ ये सेक्टर्स काफी अलाइंड है। बाकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम लोग रीजंस फॉर ऑप्टिमिज्म, रीजंस टू बी कॉशियस, रीजंस या फैक्टर्स जो मार्केट्स को फेवर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली सेक्टर्स जो 2025 में जिन पे हम काफी बुलिश और हम हमारी रिसर्च को काफी इन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ डॉलर इंडेक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो मेन एलिफेंट ऑन द रूम है वो डॉलर इंडेक्स है, जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है और जो बाकी मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं रहता है। और करेंसी फैक्टर भी देखें तो इंडिया की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स के दूसरे करेंसीज से अगर हम मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अभी भी इंडियन करेंसीज और नीचे जा सकती है। और डॉलर इंडेक्स अगर मजबूत रहता है, और हमने देखा भी 2 साल की बॉन्ड यील्ड इंडेक्स है यूएस की, या 10 साल की बॉन्ड यील्ड इंडेक्स है, ये काफी हाईज पे है, तो इसलिए इतना इजी नहीं रहेगा इस बार। इसीलिए हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट्स में जो सेल हुई है, एक तरीके से उन्होंने रूपी को सेल किया है और अपने करेंसी में कन्वर्ट कर लिया पैसों को। बट दूसरी तरफ हमने देखा सेकेंडरी मार्केट्स में भले ही माल बेचा उन्होंने, बट प्राइमरी मार्केट्स में पैसा आया है। सो ओवरऑल काफी ये वो रहता है चीज देखने की। बाकी रीजंस फॉर ऑप्टिमिज्म मैं बता देता हूं थोड़ा सा भी क्या हो सकते हैं। एक तो ग्लोबल ग्रोथ, इनफैक्ट इस बार लग रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ आनी चाहिए और 2.5% के लगभग रहनी चाहिए। और यूएस एक्सेप्शनलिज्म एक फैक्टर है, जो कि यूएस स्ट्रांग रहना चाहिए, जो कि मैं बता रहा हूँ अगर स्ट्रांग प्रेसिडेंट आते हैं तो काफी स्ट्रांग पॉलिसीज भी आएंगी और स्ट्रेंथ भी इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। एक एआई साइकिल चल रहा है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बहुत सारे ये सब डीप टेक और ये सब चल रही है, और इन सब में काफी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और दुनिया को पूरा चेंज कर रहे हैं। दुनिया में रहने का तरीका, बिजनेस करने का तरीका, इन सब पे मेजर इंपैक्ट एआई से आ रहा है, जो हम लोग पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं, और अब एग्रेसिवली इसमें काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। इन्फ्लेशंस थोड़े ईज आउट होते हुए लगते हैं, जो कि इमीडिएटली नहीं हो सकता कि 2-3 क्वार्टर्स के बाद, यानी कि मतलब जून के बाद देखिए कि कुछ होना चाहिए। कुछ तो इंडियन गवर्नमेंट भी मतलब आरबीआई, इंडियन आरबीआई भी ऐसा लगता है कि वहां पे भी वो लोग कुछ रेट कट करेंगे। फिर यूएस में भी देखते हैं रेट कट का क्या रहता है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी थोड़ी थोड़ी और इम्प्रूव होनी चाहिए। इंडिया में अर्निंग्स ग्रोथ पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने देखा थोड़ा करेक्शन भी था। बट अब लगता है कि दिसंबर के बाद इस क्वार्टर में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ हमें लगती है कि आनी चाहिए। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कट्स डेवलप मार्केट्स में भी होंगे और इंडिया में भी होंगे। जो मैंने बताया, इंडिया में रूरल डिमांड में अच्छी पिकअप है, और मुझे ऐसा लगता है कि रूरल डिमांड की वजह से चीज़ें जो कंजम्पशन वाले सेक्टर्स है या 2 व्हीलर वाले सेक्टर्स है, इन सबको फायदा मिलेगा। और रीजंस टू बी कॉशियस, अगेन ये सारी चीजें देनी पड़ती है, फिर देखते हैं क्या चीज पे क्या वेटेज पड़ेगा, और लास्ट में हम समराइज भी करेंगे। तो रीजंस टू बी कॉशियस में देखिए पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहती है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हो सकते हैं। अगर
एक तरफ स्ट्रांग अगर पॉलिसीज बनती है यूएस से और कुछ चाइना के अगेंस्ट में बनती है या चाइना को फेवर नहीं करती हुई, तो काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। और चारों तरफ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आगे पीछे चलते रहते हैं, तो उससे एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज भी डाइवर्जेंट हो सकती है। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, यस, यहाँ पे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स या एक कोल्ड वॉर या ट्रेड वॉर टाइप का भी सिनेरियो बन सकता है। कुछ सेक्टर्स में वैल्यूएशंस भी हायर साइड पे है। इंडिया में भी हम बोलेंगे कि वैल्यूएशंस हायर साइड पे है, बट कई बार वैल्यूएशंस के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है अगर वो बैलेंस शीट के फंडामेंटल्स या फिर ओवरऑल आप देखें ग्रोथ आ रही है, तो कुछ स्टॉक्स या सेक्टर्स महंगे होते हैं, वो थे, हैं और आगे भी रहेंगे अगर आप ग्रोथ देते हैं। और काफ़ी टेलविंड्स को भी देखा जाता है। इन्फ्लेशन, यस, ये इतना इजी नहीं है इसके ऊपर कमेंट करना। और इन्फ्लेशन का एक तलवार तो लटकी हुई है हर जगह, इंडिया में भी है, वो इंडिया में भी नंबर्स इन्फ्लेशन को लेकर अच्छे नहीं आए, यूएस में भी वैसा ही है। और बाकी वॉलेटिलिटी अच्छी खासी बढ़ी है क्योंकि इकोनॉमिक और पॉलिसी फ्रंट पे काफ़ी अनसर्टेनिटीज रहती है। बट यस, अगेन इन सब के अलावा भी अगर हम थोड़ी पॉजिटिव बातें करना चाहें तो जो फैक्टर्स जो मार्केट्स को फेवर करेंगे वो है यूएस की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पे बेटर वेज ग्रोथ या इन्फ्लेशन डायनामिक्स अगर थोड़े बेहतर होते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ आएगी, वहाँ के जो पैरामीटर्स और बेहतर होंगे। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, यस, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेंजेस ला रहा है। वो इनोवेशन आते हैं तो कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ड्राइवर रहेंगे। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की जो हमने बोली, कुछ हो सकता है कि पोटेंशियल टैक्स कट्स हो, डीरेगुलेशन पॉलिसीज हो यूएस में, फिर कुछ इंडिया में भी बैंक की रेट कट्स हो, उससे भी बूस्ट होगा मार्केट्स में। लिक्विडिटी सिस्टम में आ सकती है, ऐसा मानना है। और फिर रूरल कंजम्पशन की मैंने बात कही ऊपर, फिर गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे, ये सबसे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे रहता है, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नेगेटिवली काम कर सकते हैं, फैक्टर्स विच कुड इम्पैक्ट द मार्केट नेगेटिवली। एक चीज और मैं बताऊंगा, ये पूरी प्रेजेंटेशन हम लोग पीपीटी भी बनाएंगे, मैं थोड़ा इसको पढ़ के बोल रहा हूँ, देख के बोल रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बट एक प्रेजेंटेशन आपको इसी यूट्यूब वीडियो में नीचे आपको लिंक मिलेगा। ट्रेड टैरिफ्स, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेड वॉर्स या ये सब हो सकते हैं, कुछ भी अगर डिफरेंसेस रहते हैं तो इंक्रीज टैरिफ्स भी आ सकती है। स्ट्रॉन्ग डॉलर, जो मैंने बोला कि एलिफेंट इन द रूम, डॉलर इंडेक्स, स्ट्रॉन्ग डॉलर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। चाइना का इकोनॉमिक स्लो डाउन, चाइना में अब चीज़ें अभी भी बेहतर नहीं हो रही है, पोस्ट कोरोना अभी तक कोई ऐसा बड़ा साइन दिखा नहीं, हालांकि वो भी अपनी पॉलिसीज में स्टिमुलस पैकेजेस और ये सब लाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी हो सकते हैं कई जगह, और जो कि प्राइसिंग प्रेशर्स और अलग अलग सेक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। फेड पॉलिसी शिफ्ट, मतलब अगर पॉलिसीज में रेट हाइक्स की अगर जो बात हो रही है और वहाँ से कोई शिफ्ट होता है तो मार्केट में रिवर्सल भी आ सकता है। कमोडिटी प्राइसेस, जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ बेस मेटल्स की प्राइसेस बढ़ रही है, साथ साथ गोल्ड सिल्वर है, तो वो तो एक सेफ हेवन की तरह काम करते ही हैं। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जो मैंने बात कही, इन सब पे हम नेगेटिव फैक्टर्स पे हमेशा नज़र बनाए रखेंगे। क्रूड एक फैक्टर और है जिसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स जिन पे हम पूरी नज़रें बनाए हुए हैं, लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी सक्सेसफुल रहे हम सेक्टर्स के ऊपर, हम लोग थोड़ा सा जो हमारा आउटलुक बनाए और जो हमारा फोकस रहा उसकी वजह से हमारा जो पीएमएस में भी परफॉर्मेंस था वो बेहतर हुआ। और ऐसा ही लगता है कि इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा सेक्टर आउटलुक बेहतर रहे। और जो सेक्टर जो इस साल हम लोग को अच्छे लगते हैं उनमें से आईटी हमेशा बहुत बढ़िया लगता है, और उसमें भी जो एआई ड्रिवन डीप टेक और मशीन लर्निंग और ये सारी चीज़ों पे काफ़ी फोकस आएगा यूएस में भी और इंडिया में भी, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा लास्ट टू लास्ट रेजिम में, डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में आईटी स्टॉक्स रियली डिड वेल, आईटी कंपनीज वर डूइंग वेल। फिर दूसरा जो सेक्टर है हमें वो लगता है कि फार्मा एंड हेल्थ केयर, वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर, इट्स एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर और काफ़ी स्टॉक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ केयर में। इंडिया में हॉस्पिटल्स वाले स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं, फार्मा की कुछ कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही है, मिड कैप फार्मा भी अच्छा कर रही हैं, और सीडीएमओ हैज़ बिकम अ न्यू बज़वर्ड जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली है, वो कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। टाइम टू टाइम हम स्टॉक्स भी डिस्कस करते ही हैं। फिर तीसरा सेक्टर जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता हूं और काफ़ी नज़दीकी से हम देखते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैनल चेक्स हमारे रहते हैं इसमें, वो है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जिसमें एक्सचेंजेस हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आ गए और
AMCs आ गई, स्टॉक ब्रोकर्स आ गए, कई बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो टेक एनेबल्ड बड़े बड़े ब्रोकर्स वो भी लिस्टेड है, छोटे ब्रोकर्स भी हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट जो कि हम करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री इन द कमिंग ईयर्स टू कम, क्योंकि अब वेल्थ मैनेजमेंट को लोग बहुत सीरियसली लेने लग गए, दूसरों को वेल्थ देके अपने को वेल्थ क्रिएट या बढ़ाने के लिए लोग एक्सप्लोर करने लगे हैं। जैसे कि PMS में, हमारे PMS में भी फॉर्चुनेटली वी आर सीइंग अ वेरी गुड डिमांड, और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे से सराह भी रहे हमारे परफॉर्मेंस को। तो हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ और भी जो दूसरे PMS सर्विस प्रोवाइडर्स से या AIF है, जैसा कि हमारा भी AIF अब न्यू फाइनेंशियल ईयर में हम लोग भी हमारा AIF लॉन्च करने वाले हैं, तो इन सब पे हमारे यहाँ पे भी काम चल रहा है। सो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेंट्स, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 बड़े IPOs आने वाले हैं, आने वाले साल में भी आ सकते हैं, जैसा कि NSE है और NSDL है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे CDSL लिस्टेड है, जो कि मेरा एक लाइफ टाइम का वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर्स रहा है, जो कि मैं नवंबर 2019 से इस स्टॉक को रेकमेंड करते हुए आ रहा हूँ, और जो कि 200 रुपया था, और आज आप भाव देख सकते हो, और कितने सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुए हैं बीच में। फिर वाटर मैनेजमेंट, जहाँ पे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर मैनेजमेंट, कई अभी IPOs भी आए हैं जिनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमें लगता है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ये सब पे बहुत काम होने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज है, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत कम है। इंडिया की पॉपुलेशन 16-17% है वर्ल्ड की, और वाटर रिसोर्सेज जो करीब 4% के लगभग है। सो द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस पोटेंशियल प्रॉब्लम, और इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, काफ़ी बजट्स अलोकेट कर रही है। और ये मैं चैनल चेक से कह रहा हूँ, कुछ लोगों से डिस्कशन भी हुई थी जो कि लिस्टेड स्पेस में नहीं है, और कुछ जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो काम कर रहे हैं इस तरफ, तो वहाँ से भी मुझे कुछ आइडिया लगी कि आगे आने वाले दिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरकार का फोकस इस सेक्टर को देखने को मिलेगा। फिर इंफ्रा, चूंकि मैं रोड्स इंफ्रा पे ऑलरेडी बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि सरकार रोड्स इंफ्रा हो या बाकी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का। तो इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कैसे गति शक्ति, स्मार्ट सिटी, ये सब पे काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अर्बनाइजेशन पे काम हो रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम हो रहा है। तो इन सब पे भी काफ़ी बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है, और यहाँ पे भी काफ़ी काम आगे भी होगा। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा सबड्यूड था लास्ट ईयर में, बट हमें लगता है कि आने वाले साल में सीमेंट भी अच्छा करेगा, जो कि इंफ्रा पे अगर पुश रहता है तो सीमेंट इज एन इमीडिएट बेनिफिशियरी। और रियल एस्टेट में भी सीमेंट की डिमांड आती है, और होम लोन की भी अगर रेट्स गिरती है, रेट कट कुछ होता है, तो इस सेक्टर को फायदा मिलता है। ऑटो बहुत ज़्यादा इस साल जो लास्ट क्वार्टर्स थे उनमें अच्छा नहीं किया, बट आने वाले साल में मुझे लगता है कि जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, SUVs में काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, 2 व्हीलर्स में अच्छी खासी रिकवरी है, और आज भी हमने ऑटो नंबर्स देखे वो अच्छे आए। सो ओवरऑल ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी, मैं हमेशा जो भी मेन सेक्टर होता है उसके एंसिलरी की स्टॉक्स पे बहुत फोकस करता हूँ। आपने देखा होगा जेम्स, आपके जेम्स में भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स हम लोग एंसिलरीज के लेते हैं। अगर पावर की बात करते हैं तो मैं पावर एंसिलरी की बातों पे हम काम कर स्टॉक्स की बातें करते हैं। ई कॉमर्स, इनफैक्ट ये IT में ही आ जाता, बट मैंने एक अलग सेक्टर बना दिया हम लोगों ने, हमारी टीम ने। और ई कॉमर्स और प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं पिछले 6-7 महीनों में। इनफैक्ट जोमेटो को देखिए किस तरीके से काम कर रहा है, इन्फोएज है, उनके भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वो बहुत बढ़िया कर रही है। फिर हमने देखा अभी पॉलिसी बाजार, हालांकि बैलेंस शीट में उतना अभी भी लॉसेज है, बट येट दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल। फिर हमने देखा रेट गेन टेक्नोलॉजीज है, या फिर और भी सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस सेक्टर के बढ़िया काम कर रहे हैं। मैप माई इंडिया जो कि सी इन्फो सिस्टम्स है, वो स्टॉक भी है। बट येट जैगल प्रीपेड है, नाम तो बहुत एक के बाद एक याद आ रहे हैं बोलते बोलते, बट दीज आर नॉट माई पिक्स श्योरली। बट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये BFSI सेक्टर, इस पे भी पूरी नजरें बनी हुई है। इस भारत में फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम चल रही है, इंश्योरेंस कंपनीज भी बढ़िया कर रही है, कुछ GST को लेकर भी एक माहौल बना हुआ है कि वहां पे कुछ कट आएगा। हालांकि आया नहीं लास्ट टाइम, बट आगे आ सकता है। तो हो सकता है कि हमारे जो नॉन लाइफ कंपनीज है वो बढ़िया करे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी बढ़िया कर सकती है। और बैंकिंग, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वो बढ़िया, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगता है कि बढ़िया है, और डाउनसाइड भी नहीं है, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ते हैं। तो मुझे एक वो भी चीज में कंफर्ट आ रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक बहुत बढ़िया लगते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। SBI आप देखिए, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में देखें तो एक रैंक आउट परफॉर्मर SBI रहा है। और मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि ये जो बड़ी बैंक्स है ये ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू द स्मॉलर बैंक्स, जहां पे कई बार वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और कई जो स्ट्रेंथ होती है वो जो बड़ी बैंकों में वो वहां पे दिखाई नहीं देती है।
बट स्टिल मुझे लगता है कि BFSI सेक्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये सेक्टर चलेगा। केमिकल्स जो कि पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, 1.5-2 सालों से, और चाइना +1 का रिवाइवल हो सकता है, और कुछ ऐसा लगता है कि जो डिसरप्शन हुए थे 2024 में, वो डिसरप्शन से अब रिकवरी आएगी और धीरे धीरे दिख भी रहे हैं कुछ साइंस। और प्लस सरकार भी अपनी अपनी कई बार पॉलिसीज लाती है, जैसा कि अभी रिसेंटली हमने देखा सोडा ऐश की प्राइसेस को लेकर कुछ अभी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया। तो मैंने टूटिकोरिन एल्कालीज 2 दिन पहले ही जी बिजनेस पे दिया था, उसके पहले GHCL दिया था, वो कंपनियां डील करती है, DCW है, तो बहुत सारी कंपनियां डील भी करती है, तो उनको कुछ फायदा होता है क्योंकि मिनिमम इंपोर्ट प्राइस सेट कर रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसीज से भी केमिकल सेक्टर को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। और मैं कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करता हूं, दूसरा जो सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल्स, मुझे संभाव वैसे ही बढ़िया लगता है क्योंकि डिफेंसिव मैकेनिज्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और ये स्टॉक्स भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो आप भले वो HUL हो या आपके डाबर हो या जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां FMCG वाली, वो सब के सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। नेस्ले अंडर परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे एक वैल्यूएशन कंफर्ट अब आने लगा है, क्योंकि वो लोग के पहले वैल्यूएशन हेवियर या महंगे साइड पे लगते थे, अब वो वैल्यूएशन सब सस्ते लगने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जो राइजिंग एग्रीकल्चरल इनकम है, रूरल डिमांड है, उन सब का एक बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो एक स्पेस होना चाहिए पोर्टफोलियो में कंज्यूमर स्टेपल्स का भी। इंडस्ट्रियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी एक और जो बढ़िया बात है, सरकार का फोकस पूरा है कि मैन्युफैक्चरिंग GDP इंडिया में बढ़े, और एग्रीकल्चरल GDP तो ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, सर्विसेज GDP बढ़िया चलती है, और इंडस्ट्रियल्स और मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा कैसे सरकार पुश कर रही है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग का बेस बढ़े। तो PLI स्कीम है, और भी कई सारे स्कीम्स वन आफ्टर दी अनदर लॉन्च हुए हैं और अनाउंस हुए हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। पावर सेक्टर, अगेन वेरी बुलिश ऑन पावर एंसिलरी सेक्टर्स में। जब भी कोई भी मेन सेक्टर होता है उसके पावर एंसिलरीज या एंसिलरीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ऑटो बोलते हैं तो ऑटो एंसिलरी पे फोकस रहते हैं, या पावर है तो पावर एंसिलरी पे बात करते हैं। और पावर में देखिए सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव्स ला रही है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, हाइड्रोजन और जो दूसरे सस्टेनेबिलिटी वाले, और इनके ऊपर काफी सारे इंसेंटिव्स भी डोल आउट कर रही है, काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स भी आते हैं। तो पावर सेक्टर तो आने वाले दिनों में अच्छा ही करेगा, और इंडिया वैसे भी पावर डेफिसिट कंट्री है, और जो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ती हुई लग रही है, और कैपेक्स भी बहुत सारा हुआ है इस सेक्टर में, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालांकि बहुत सारे सेक्टर्स और हमने बहुत सारे गिना भी दिए, बट ये सेक्टर जो थे हमें नजर में आए और हमें लगता है कि बढ़िया है। लास्ट सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट देखिए कोरोना के बाद और कोरोना के पहले अगर देखें तो रियल एस्टेट कंपनीज की हालत काफी, कुछ कंपनियों की हालत बहुत खराब थी, डेट्स बुक्स में थे, इन्वेंट्रीज बढ़ गए थे, माल नहीं बिक रहा था, कुछ लल भी था रियल एस्टेट सेक्टर में। बट पोस्ट कोरोना धीरे धीरे जब बॉम्बे में कुछ अनाउंसमेंट्स हुए, मतलब मुंबई में, महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी कट हुआ, उसके बाद से एक तरीके से बॉटम आउट हुआ रियल एस्टेट सेक्टर, और वहां पे अच्छी डिमांड आई, फिर दूसरे शहरों में भी आई, और सरकार के जो भी ये इनिशिएटिव्स आते हैं इंफ्रा को लेकर, तो उससे रियल एस्टेट को भी बेनिफिट मिलता है। तो रियल एस्टेट में अब जो पुरानी इन्वेंट्रीज थी वो भी खत्म हुई है। अब लोगों को कोरोना के बाद ये भी समझ में आया कि कुछ थोड़ा बड़ा घर लेना चाहिए, लोग अब उस चीज पे स्पेंड करने लगे हैं। फिर सरकार का भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, इन सब पे भी काफी पुश रहता है। तो रियल एस्टेट और प्लस लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग और ये सब की वजह से जो हाईवेज पे और जो प्रॉपर्टीज होती है, तो अलग अलग सिटीज की अलग अलग सेगमेंट की प्रॉपर्टीज का सबका अलग अलग अप्रोच रहता है। बट यहाँ पे हम रियल एस्टेट जो ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट है और रेरा, ये सब के इम्प्लीमेंटेशन के बाद बहुत ऑर्गेनाइज हो रहा है ये सेक्टर भी, तो उसका बेनिफिट अब देखने मिला है। और काफी सारे रियल एस्टेट स्टॉक जबरदस्त आउट परफॉर्मर रहे हैं 2024 में। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इज ऑल्सो अ गुड सेक्टर टू वॉच फॉर। अब डॉलर इंडेक्स, इनफैक्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मार्केट आउटलुक ऑन डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एक मतलब बोलते हैं कि एलिफेंट इन द रूम अभी जो है वो डॉलर इंडेक्स है। मार्केट्स में जो भी वॉलेटिलिटी है, करेंसी अगर टूट रही है, इंडिया की रूपी वीक हो रहा है, या मार्केट्स में भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो लगता है कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स तेज होते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स भी स्ट्रांग रहती है। 2 साल के बॉन्ड यील्ड्स और 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स अगर यूएस में देखें तो वो भी बढ़े हुए हैं। और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज के सामने हालांकि इंडिया का करेंसी फिर भी स्ट्रांग है, बट अब ऐसे लगने लगा कि धीरे धीरे यहाँ पे जो गिरावट आ रही है वो एक रीजन है कि दूसरे के मुकाबले कम हम गिरे हुए थे। और अब ये सारी चीजों को देखते हैं तो अभी FIIs भी काफी इनफैक्ट माल जो बेचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि दे आर सेलिंग इंडियन करेंसी एक तरीके से।
और यही हो रहा है कि वो लोग इसलिए निकल जा रहे हैं। बट दूसरी बात एक और अच्छी पॉइंट है कि देखिए सेकेंडरी मार्केट्स में भले वो लोग सेलिंग कर रहे हो बट प्राइमरी मार्केट्स में साथ साथ बाइंग भी करते हैं, जिसका डेटा हम लोग ज्यादा एनालाइज नहीं करते हैं। सो ओवरऑल फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी टैरिफ के इफेक्ट्स रहेंगे यूएस में, जब एग्रेसिव अभी गवर्नमेंट आई है तो हो सकता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉलर और स्ट्रेंथन हो सकता है बिकॉज ऑफ टैरिफ इफेक्ट्स, और यूएस का इकोनॉमी और परफॉर्म करे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर पॉजिटिव कैरी ट्रेड्स है उसकी वजह से भी हो सकता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, हम यही देख रहे हैं कि डॉलर ज्यादा मजबूत नहीं हो और रुपया थोड़ा सा रुक जाए। बट यहाँ से कुछ लोगों की उम्मीद ये भी है, जो एक्सपेक्टेशंस और या जो प्रिडिक्शंस है कि 2 से 3% यहाँ से और भी रुपी वीक हो सकता है। सो लेट्स सी। बाकी मार्केट आउटलुक कुछ अदर एसेट क्लासेस पे भी डिस्कस करना जरूरी है। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट आउटलुक ऑन अदर एसेट क्लासेस, गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम हमारे पीएमएस की बात करें, बिकॉज वी आर अ मल्टी एसेट पीएमएस, तो हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को भी ले रखा और कुछ अच्छे लेवल्स पे हमने आइडेंटिफाई की है अपॉर्चुनिटी। और सिल्वर समहाउ मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमारी टीम को भी, और आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का अगर रेशियो देखें तो वो अभी भी गोल्ड के फेवर में ही है। जो सिल्वर का रेशियो फेवर में आना चाहिए था, रेशियो सिल्वर के फेवर में उस तरीके का नहीं आया। बट आने वाले सालों में जिस तरीके से सोलर में, ईवीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इन सब में काफी डिमांड सिल्वर की रहती है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड और प्लस प्रेशियस मेटल वाली सेफ हेवन वाली अपील भी है। और गोल्ड जब महंगा हो जाता तो पुअर मैन्स गोल्ड, सिल्वर की तरफ भी लोगों की नजरें जाती है। सो गोल्ड भी सही रहेगा क्योंकि वहां पे सेंट्रल बैंक की बाइंग है, सेफ हेवन डिमांड है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी आते हैं। तो एक गोल्ड को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिहाज से देखें तो बहुत बढ़िया लगता है। और 10%, 12%, 8 से 10% का भी रिटर्न देता तो वो काफी मजबूत रिटर्न होता है एंड लोग लेके रखते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गोल्ड को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं भी दे तो गोल्ड सिल्वर को एटलीस्ट 5-5% का वेटेज देके गोल्ड पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। क्रूड ऑयल अगेन अ वेरी बिग एसेट क्लास, जिसके आगे पीछे काफी मार्केट्स में मूवमेंट्स आते हैं। और हालांकि लगता है कि क्रूड ऑयल वॉलेटाइल रहेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ओवरऑल कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंजेस और ये सब की वजह से भी। बट फिर भी ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा रेंज बड़ा नहीं होगा, $60 से $80 के बीच में, और हो सकता है कि नीचे की तरफ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जो ऑल्टरनेट फ्यूल्स है, जिस तरीके से सरकार की और ओवरऑल सारे गवर्नमेंट्स की दूसरे फ्यूल की तरफ जितनी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो अट्रैक्शन था वो कम हुआ है। एंड लेट्स सी ट्रम्प रेजिम में क्या होता है। लगता यही है कि बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है क्रूड साइड में, और इसलिए जो क्रूड के गिरावट में जिन स्टॉक्स को फायदा होता है उन पे नजरें बनाई रखनी चाहिए। जैसे कि कई बार जो ओएमसीज है उनको फायदा होता है, या पेंट्स वाली कंपनियां उनको फायदा होता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। बाकी एक नया एसेट क्लास लॉन्च हुआ है। मैं क्योंकि अब एसेट क्लासेस और वेल्थ मैनेजमेंट की ही बात हम करते हैं, तो मैंने देखा कि एक वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर भी एक टॉपिक रखा जाए जिसमें एमएफ लाइट को हाईलाइट करें हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट अभी सेबी ने लॉन्च किया है। थैंक्स टू आवर रेगुलेटर, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी नीड को इनफैक्ट एड्रेस किया है। क्योंकि 10 लाख से 50 लाख वालों के लिए एक कैटेगरी नहीं थी, और कई बार वो लोग अलग अलग कोई रिसर्च खरीदते थे, कोई कई पे पैकेजेस खरीदते हैं, या कोई इधर उधर खुद ट्रेडिंग करते हैं पैकेजेस खरीद के, तो उनमें बहुत ज्यादा वो लोग पैसा एफिशिएंटली बना नहीं पाते थे और जस्टिफाइड रिटर्न्स नहीं होते थे। और म्यूचुअल फंड्स को ही एक अलग से कैटेगरी करके दिया है, जो आप मान लीजिए कि थोड़ा हेवियर मतलब थोड़ा सा हायर इन्वेस्टमेंट्स वालों के लिए है। सो 10 लाख से 10 के ऊपर, जिनको मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, 10 से ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है तो एमएफ लाइट के थ्रू कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इससे और इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन होगा, लिक्विडिटी एनहांस होगी, और आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा टूल मिल गया, और प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि एमएफ लाइट इन्वेस्टर एजुकेशन और एनकरेज करेगा। तो इससे भी काफी फाइनेंशियल लिटरेसी ऑलरेडी इंडिया में काफी अच्छे उस पे है, मूव पे है, और भी आगे आने वाले दिनों में होगा। और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो मेरे फेवरेट है हमेशा से ही, और हमेशा मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ आके भी है। इस साल भी इस पर्टिकुलर एसेट क्लास से बूस्ट मिलेगा। सो कुल मिला के 250 रुपए से, मतलब 250 रुपए एसआईपी में भी अनाउंस हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब से होने वाला है, बट 250 रुपए मिनिमम एसआईपी में इन्वेस्ट करना। अभी 500 रुपए है, 250 रुपए से लेकर आप कोई भी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सबके लिए एक एक एसेट क्लास हो गया। म्यूचुअल फंड्स है आपके लिए, अगर छोटा आपका
अगर अमाउंट है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। थोड़ा बड़ा 10 लाख से ऊपर और थोड़ा आपको और बेटर करना है तो 10 लाख से ऊपर लगाना है तो आप MF लाइट में जाइए। 50 लाख से ऊपर लगाना है तो आप PMS में जाइए, जो कि हम भी करते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे PMSs इंडिया में रन हो रहे हैं और अभी देख रहे हैं वहाँ पे अच्छा खासा AUM बना है। फिर उससे भी ऊपर अगर आप 1 करोड़ के ऊपर लगाना चाहते हो और रिस्क लेना चाहते हो और बेहतर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं तो रिस्क लेंगे तो रिटर्न्स भी बेहतर होंगे, ऐसा मानना है मेरा। तो वहां पे भी आपको 1 करोड़ के ऊपर का वो मिलेगा। सो ओवरऑल हर सेक्टर के लिए, हर सेगमेंट के लिए, हर कैटेगरी के लिए रिटेल इन्वेस्टर के आपके पास एक प्रोडक्ट होगा। और ओवरऑल मैं एक कंक्लूजन भी अब दे देता हूं, 2025 जो है कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी होगा, क्योंकि अब आने वाले 3 महीने ही बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया के लिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, ट्रंप की ओथ है, फिर उसके बाद बजट है, बड़ा इवेंट है अगेन, फिर उसके बाद आपके ईयर एंड भी है, फाइनेंशियल ईयर एंड इंडिया में, तो वो भी एक रहता है। फिर कई जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जो पास्ट में जो नए इन्वेस्टर्स आए, न्यूबीज आए, उनको लगता था कि स्टॉक मार्केट में बहुत इजी रिटर्न बन जाता है, बट ऐसा नहीं है। अब जो है, अब जो पिछले 3 साल 3.5 साल में बना, अब इजीली नहीं बनेगा। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, रिसर्च ड्रिवन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा बहुत, और इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मतलब सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। हम देख रहे हैं अभी जो कई स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं वो करते ही रहते हैं, और उनमें बैठने के लिए आपको कन्विक्शन भी चाहिए। कई बार आपने 100 रुपए पे कोई चीज ली और वो 200 रुपए हो जाते तो आप बेचने में आ जाते हो, बट वही स्टॉक बाद में दिखता है कि वो 600 रुपए हो गए। सो आपका कन्विक्शन रहता है तब वो बेहतर रहेगा। बाकी अच्छी खासी हम लोग की जो नजरें बनी हुई है, पॉलिसी चेंजेस, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। आज अगर 14 के विक्स पे भी हम देख रहे हैं इंट्राडे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छा करना पड़ेगा। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा, क्वालिटी कंपनीज के साथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, रीजनेबल वैल्यूएशंस वाली कंपनियां, और साथ साथ एक और चीज को हमको समझना पड़ेगा कि अनवांटेड मनी, अनबोरोड मनी, अनलिवरेज्ड पोजीशन, इन सब 3 चीज होती है। और अगर आप समय देते हैं तो मार्केट्स में पैसे बनते हैं। आज हम खाली 2025 की बात करें, हम आने वाले 3 साल 5 साल की बात करें तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस रफ्तार से इनिशिएटिव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुझे लगता है कि आने वाले साल इंडिया के लिए हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारी जो पॉजिटिविटी है इंडिया की, ये सब की वजह से इंडियन मार्केट्स में तो हमें बहुत स्ट्रेंथ दिखती है। सो वी आर देयर इन्वेस्टेड, और मुझे लगता है जो हमने बोला ये सारी चीजों पे ध्यान दें। सो बाकी आजकल लोगों को एक राय ये भी देते हैं, और काफी लोग आजकल इस चीज को समझ भी रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के पास, जिनके पास कई बार लिमिटेड मार्केट नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है और टाइम भी कम रहती है, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में या बिजनेस में, ऑक्यूपेशन में बिजी रहते हैं, तो आप कई बार यहाँ पे समय नहीं दे पाते। तो हम यही बोलेंगे कि आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, प्रोफेशनल सर्विसेज लीजिए, और पैसिव इन्वेस्टमेंट्स भी है बहुत सारे तरीके। आप म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, PMS में लगाइए, ETFs में लगाइए, AIFs में लगाइए। इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और बेटर रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। सो यही है कि आप इस साल में और अच्छे से इन्वेस्ट करें, हमारी मतलब विश यही है। और हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड एक और चीज, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू सो मच। बट यस, वीडियो अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा मार्केट आउटलुक खत्म हुआ है। अब मैं 4 स्टॉक्स, जो न्यू ईयर आउटलुक है उसके बाद अब 4 स्टॉक्स और दूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद। अब 4 पिक्स देने की बारी है, और 4 पिक्स जो है देने के पहले मैं एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर जो हमने 9 पिक्स दिए थे उनमें भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा। एक आधे स्टॉक्स थे जैसे कि HDFC बैंक, शायद वो टारगेट अचीव नहीं किया, बट फिर भी वो आउट परफॉर्मिंग था, थोड़े से के लिए रह गया, और बाकी सारे स्टॉक्स ने टारगेट अचीव किया और बहुत बढ़िया रिटर्न्स बने। ठीक है, मार्केट्स चलता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप चले ही हैं, इस बार तो वो भी चले थे, ऐसा कुछ भी मैं उसमें कोई बोस्ट करने की बात नहीं कर रहा, बट कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम जब भी पिक्स लाएं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, टेक्निकली टाइम्ड हो, और टेलविंड्स भी रहे, और वो सेक्टर भी फ्लेवर में रहना चाहिए। और वैसा ही कुछ हमने लास्ट टाइम किया तो हमें सक्सेस मिली। इस बार भी पूरी कोशिश यही है कि जो सेक्टर्स के बारे में हमने बात की, उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है जिनको हम ला रहे हैं। तो पहला स्टॉक जो है वो मैं जैसे रोड्स इंफ्रा के ऊपर और इंफ्रा के ऊपर जो सरकार का पुश है
उसके ऊपर बुलिश होते हुए, और मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने भी बहुत बढ़िया रहेंगे और ऑर्डर बुक पोजीशंस भी बहुत बढ़िया बनेंगी इन सब कंपनियों की, और बिजनेस भी अच्छा करेंगे और जिनका एग्जीक्यूशन अच्छा है, वैसे टाइप की एक कंपनी मैं लाया हुआ है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। अगेन राजस्थान बेस्ड कंपनी, बेहतरीन कंपनी, अक्रॉस इंडिया इनका काम चलता है और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स है। ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी सारी बनी हुई है अच्छी, और फ्लाईओवर्स है, रोड्स, ब्रिजेस, उनकी मेंटेनेंस, ईपीसी का काम है, और काफ़ी सारे हैंड प्रोजेक्ट्स भी कर रही है जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे करती है। और फंडामेंटल्स को देखते हैं तो बहुत सस्ता लगता फंडामेंटल्स के लिहाज से। 18 के पी मल्टीपल पे, यस एक रीज़न है कि डेट्स अगर हाई रहते हैं तो थोड़ा पी मल्टीपल वैसे ही एडजस्टेड रहता है, बट ओवरऑल अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दी है। 30% से प्रॉफिट की कैगर 3 साल में ग्रो हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया आ रहे हैं, एक के बाद एक क्वार्टर बढ़िया आ रहे हैं, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, करीब 72% के लगभग 72%, और डीआईज एफआईज का भी पूरा भरोसा बना हुआ, वो लोग भी अपनी स्टेक को बढ़ाए हैं तो वो भी करीब 15-16% के लगभग है। सो ओवरऑल एचजी इंफ्रा एक अच्छी कंपनी लगती है इंफ्रा सेक्टर की, और 1516 पे आज बंद हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को आराम से लिया जा सकता है। 1510 पे बंद हुआ था, 1750-1830 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। अब दूसरा स्टॉक मैं जो ला रहा हूं वो है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने लॉजिस्टिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की थी सेक्टर्स में, बट हमें लॉजिस्टिक्स भी एज अ स्पेस अच्छा लगता है। जिस तरीके से सरकार ने लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी बजट एलोकेट किया है, वेयर हाउसिंग के ऊपर फोकस्ड है, और एक अच्छी कंपनी है इसी सेक्टर से, वो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगेन वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगी नहीं है, और एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी और पायनियर कंपनी है। ये जो अग्रवाल फैमिली है ओवरऑल बहुत सालों से इस पर्टिकुलर बिजनेस में, और उनके बहुत सारे अलग अलग कंपनीज भी लिस्टेड है, फैमिली मेंबर्स की या इनकी, या जो हाइव ऑफ होके अलग अलग कंपनीज बनी है। और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेट ट्रांसपोर्ट में है, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में है, और सीवेज के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। मल्टी मॉडल इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है, और अच्छा खासा इनका फंडामेंटल भी है, और 22-23 के पी मल्टीपल पे सस्ता लगता है। बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% के लगभग, पिछले 3 साल में 31% की कैगर से ग्रो की है कंपनी, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया थे। सितंबर में 2023 में 88 करोड़ के सामने पहली बार नहीं दूसरी बार इनफैक्ट 100 करोड़ के ऊपर कंपनी कमाई है, तो 107 करोड़ का पैट था सितंबर 2024 में। सो ओवरऑल एक अच्छा खासा करीब 400 करोड़ कमाने वाली कंपनी, मार्केट कैप भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, विच इज़ अराउंड 9000 करोड़। और अगेन इस कंपनी में भी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग हायर साइड पे है 69%, एफआईआईज डीआईज यहाँ पे भी अच्छा खासा करीब 16% के लगभग होल्ड करते हैं, उससे भी और कॉन्फिडेंस आता है। तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज द सेकेंड पिक, और तीसरी पिक जो है वो है फार्मा स्टॉक। हेल्थ केयर से हम लोग काफ़ी स्टॉक्स आगे पीछे रेकमेंड करते हुए आए हैं, एंड वी आर बुलिश ऑन द सेक्टर। और वैसी एक कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है, आरपीजी लाइफ साइंसेज, जो कि हर्ष गोयनका जी की ग्रुप की कंपनी है। बेहतरीन कंपनी, अगेन पुराना नाम सर्ल इंडिया हुआ करता था, और एक मजे की बात यह कि 8 रुपए की फेस वैल्यू है, जो कि आई थिंक एकमात्र कंपनी है। 10 रुपए की सुनते हैं, 5 की सुनते हैं, 2 की सुनते हैं, 1 की सुनते हैं, बट ये 8 रुपए की फेस वैल्यू वाली कंपनी है, जो कि मेरे हिसाब से परहैप्स ओनली कंपनी, और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस में अच्छा काम करे, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हैं, और अलग अलग इनकी जो ब्रांड्स है, बहुत सारी फेमस ब्रांड्स है, एजोरान है, एल्डाक्टोन है, नेफ्रोसिन है, और कार्डियोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इन सब के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इनके पास है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स भी बढ़िया, 34-35% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26% की रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में अगेन ये 29-30% से ग्रो की है। ऊपर के लेवल्स 3000 के लेवल से अभी करेक्टेड है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट हल्का आया था, यही रीजन था कि करेक्टेड हुआ है, बट आगे आने वाले दिनों में फिर से ठीक लग रहा है मुझे। और इसमें भी प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 73% की शेयर होल्डिंग है, और एफआईआईज डीआईआईज भी यहाँ पे करीब 7-8% के लगभग होल्ड करते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी बिल्कुल एक्सप्लोर करना चाहिए, और इन लेवल्स पे लेते हैं। तो 2190 पे बंद हुआ है आज, 2590, 2730 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा स्टॉक है आईटी सेक्टर से,
और डेटा सेंटर और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज मुहैया करवाने वाली कंपनी, और वो है डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। बढ़िया लगती है कंपनी भी, और ये सिस्टम इंटीग्रेशन और सर्विसेज में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, कंसल्टिंग सर्विसेज, टर्नकी सिस्टम्स, सिस्टम इंटीग्रेशन करने वाली लार्ज नेटवर्क्स का और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और आजकल देखिए हम बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, एंड डेटा सेंटर बिजनेस भी काफी ओवरऑल अभी मतलब फ्लेवर में है। इनफैक्ट डेटा सेंटर कंपनीज और ये सब, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज सर्विसेज, मैनेज प्रिंट सर्विसेज, ये सारा काम करती है, और अच्छे खासे इनके अलायंसेज है IBM, सिस्को, HP, लिनोवो, एप्पल, इन सब से, और स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है गवर्नमेंट और PSU कंपनीज और बहुत सारी अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के साथ भी काम करती है। और उससे भी बढ़िया बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मतलब 42% का, 44% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 41% का, और उसके सामने 80% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर रही है। और नेग्लिजिबल डेट्स तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत डेट्स है, बट यस वर्किंग कैपिटल के लिए लेना पड़ता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स वर वेरी गुड, 13 करोड़ से 18 करोड़ का पैट था सितंबर टू सितंबर अगर हम देखें, और हाईएस्ट एवर TTM बेसिस पे प्रॉफिट्स में बैठी है, करीब 83 करोड़ का पैट था। अगेन इसमें भी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग हायर साइड पे है 61%, और मुझे लगता है और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड रहे हैं स्टॉक में। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और 1670 से लेकर 1730 तक के टारगेट्स के लिए। सो 4 पिक्स मैंने दे दी, रिकैप दे देता हूं। HG इंफ्रा, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, RPG लाइफ साइंसेज एंड डायनाकॉन सिस्टम्स। सो वंस अगेन आप इनमें इन्वेस्ट करें तो एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं साथ में आपको कि आप अपनी रिसर्च भी स्वयं करें, और ये स्टॉक्स हमने आपको रेकमेंड किए तो हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को भी हमने रेकमेंड किए हुए हों, और हमारे व्यूअर्स और फॉलोअर्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली और एसोसिएट्स, इनके पास भी ये स्टॉक्स हो सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो बिल्कुल आप अपनी रिसर्च करें, एक्सपर्ट की एडवाइस लें, उसके बाद इनमें निवेश करने की सोचें। बट हमारी तरफ से जो बेस्ट ऑफ टू आवर नॉलेज हमने ये स्टॉक्स रिसर्च करके रिसर्च टीम लाई है। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। आने वाला साल आपके लिए खूब लाभदायी हो। थैंक यू।